साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। आज मैं अपने चैनल FinSA FINSA के माध्यम से बचत खाते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि बहुत से लोग सेविंग अकाउंट की जगह उसको चालू खाता बोलते हैं, तो कृपया करके उसको हमेशा सेविंग अकाउंट खोलिए, क्योंकि चालू खाता करंट अकाउंट होता है और इसमें आप कोई भी पैसे का जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। और इसमें कोई भी कुछ ज़्यादातर बैंकों में ये है कि आप एक ईयर में 60 बार आप पैसे को विड्रा कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप विड्रा करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो आप 60 विड्रॉल का मतलब हर क्वार्टर में 15 विड्रॉल आप कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सेविंग अकाउंट से बिजनेस भी करने लगते हैं, तो सावधान रहिए कि आप सेविंग अकाउंट से बिजनेस ना कीजिए। उसके लिए आप एक करंट अकाउंट अलग खोल के कीजिए। जैसे रिचार्ज वगैरह लोग करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, तो उसमें अमाउंट भले छोटा इन्वॉल्व हो, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और अमाउंट दोनों पर निर्भर करता है कि आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने करते हैं, उसी हिसाब से उस पर चार्जेस लगते हैं। इसलिए क्योंकि ये मान के चला जाता है कि एक बचत खाते में 15 बार से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। हाँ, आप जमा कई बार भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसमें कोई कैश हैंडलिंग चार्जेस भी अभी फ़िलहाल तो नहीं है सेविंग अकाउंट में। कुछ बैंकों ने किया भी है कि 50,000 तक फ्री है एक दिन में, लेकिन उसके ऊपर दूसरी चीज़, आप कभी भी कोई चेक काटते हैं तो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर की चेक काटते हैं तो जो नया पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत आपको बैंक को सूचना देनी होगी कि आपने कोई चेक काटी है, उसका डिटेल क्या है, किसके फेवर में है। अगर वो नहीं देंगे तो उसके अभाव में आपका वो जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप इस तरह के चेक काटें तो आप ये सूचना बैंक को ज़रूर दें। तीसरा, बैंक में नकद ही जमा करने की जो सीमा है, अगर 2 लाख से ऊपर ज़्यादा जमा करते हैं तो इनकम टैक्स को आपको सूचना देनी पड़ेगी कि वो पैसा कहाँ से आया। कृपया करके आप अपना किसी भी पड़ोसी का, मिलने वाले का, जुलने वाले का पैसे का लेन देन उसमें ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स को आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा किसका था और क्यों इसने आपने जमा किया। उस समय वो सारी टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। तीसरा, बहुत कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि एक साधारण सेविंग अकाउंट होता है, एक आपका जनधन खाता होता है, कुछ खाते फ्लेक्सी वाले होते हैं। जनधन खाते जो होते हैं वो 0 बैलेंस होते हैं, उसमें लिमिट, अमाउंट की लिमिट भी होती है और उसमें ट्रांजेक्शन की भी लिमिट होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं जमा कर सकते हैं। इसीलिए आपको सामान्य खाते खोलिए जिसमें आधार और पैन दोनों जुड़ा होना चाहिए। पैन जुड़े होने से आपकी सारी टैक्स की इंफॉर्मेशन, आपको कभी भी अगर टैक्स लगता है किसी चीज़ में तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं। तीसरा, कि आप अगर लंबा अमाउंट जमा करना है तो आपके खाते में लंबा अमाउंट जमा करना है तो आपके खाते में पैन नंबर होना ज़रूरी है। लंबे अमाउंट से मतलब 50,000 एंड अबव। इसके साथ ही फ्लेक्सी अकाउंट होता है, जिसमें कि एक बैलेंस के बाद उसमें से कुछ पैसे को ऑटो स्वीप करके FD बना दी जाती है, जिसमें 91 डेज़ का ब्याज मिलता है। फ्लेक्सी अकाउंट आप तभी खोलें जब आपके खाते में खूब लेन देन हो। अदरवाइज अगर लेन देन ज़्यादा नहीं है तो फ्लेक्सी अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं। किसी वजह से अगर बैलेंस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। साधारण अकाउंट में जहाँ मिनिमम बैलेंस चार्जेस 150 से 200 रुपये होते हैं, उसमें 1100 रुपये तक होते हैं और आपको बैलेंस मिनिमम 1 लाख मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरीके से सेविंग अकाउंट में आप ECS मैंडेट कराते हैं, तो ECS मैंडेट अगर आपका पैसा सही समय पर नहीं है तो उसमें चार्जेस कट जाते हैं, जो कि एक ट्रांजेक्शन पे 285 रुपीज़ तक कटता है, 295। इसलिए आप कोई भी ECS करते हैं तो उस हिसाब से आप उसमें पैसा रखें। ECS का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि कोई आपने लोन लिया, आप चाहते हैं कि हर महीने आपके खाते से कुछ पैसा कटे। कोई सामान लिया, कोई लोन लिया कहीं से, कोई LIC बीमा कराया, तो उस समय आपके खाते में पैसा ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ ही खाते में मिनिमम बैलेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए। बहुत सी बैंकों में 1,000 से लेकर 3,000 तक मिनिमम बैलेंस होता है, जो कि सामान्य खातों में होता है। इसलिए उसमें अगर बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपका अच्छा खासा चार्जेस कट सकता है। कभी आपके खाते में अगर पैसे नहीं भी होते हैं तो सिस्टम उस पैसे को रोक लेता है, और जब कभी भी आपके खाते में पैसा आता है तो वो उसको खींच लेता है। इसलिए खाते आप कम ही खोलें, लेकिन रेगुलर उसको चलाएं। और खाते को अगर 2 साल तक नहीं चलाते हैं करंट अकाउंट के लिए, और सेविंग अकाउंट में 2 साल तक नहीं चलाते हैं तो खाता आपका डॉर्मेंट हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से KYC देना पड़ेगा। और अगर करंट अकाउंट है तो उसमें 1 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो आपको उसमें KYC देना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, जिन इन्फॉर्मेशन को अगर आप जानेंगे तो खाते का संचालन कर सकते हैं।
कभी कभी आरबीआई के द्वारा हर 2 साल में खातों में री-केवाईसी होता है। अगर री-केवाईसी टाइम पर नहीं करते हैं तो आपके खाते को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए आप ऐसी स्थिति ना आने दें। अपने री-केवाईसी में आपको अपना आधार पैन बैंक को देना होता है और वो री-केवाईसी हो जाता है, ताकि आप उसी पते पर रह रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया है। अगर नहीं देंगे तो आपके खाते में डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही आपके खाता जो बैंक से लिंक होता है किसी क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें भी यही है कि आप उसमें बैलेंस रखें। क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस अगर नहीं जाएगा तो क्रेडिट कार्ड में चार्ज अलग लगेगा, इसमें इसी चार्ज अलग लगेगा। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमारे हिसाब से आपको 1 या 2 से ज़्यादा खाते नहीं रखने चाहिए, और जो भी रखें उसमें प्रॉपर बैलेंस रखें और लेन देन करें। लेन देन नहीं करेंगे तो खाते में डोरमेंट इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपको फिर से केवाईसी और इस तरह की झंझट देनी पड़ेगी। उसके साथ ही आप अपने खाते में जो एटीएम कार्ड इशू कराते हैं वो भी तरह तरह के होते हैं। कुछ में चार्ज लगता है, कुछ बेसिक होते हैं जिसमें 1 साल फ्री होता है, बाद में चार्ज लगता है। इसका भी ध्यान रखिए कि आप जो भी एटीएम कार्ड लेते हैं उसका यूज करेंगे तो 3 महीने के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे, तभी उसमें 30,000 से लेके आगे तक 1 लाख 2 लाख तक का बीमा होता है, तभी मिलता है। अगर आपके खाता है और आपने एटीएम कार्ड यूज़ नहीं किया है तो आपको बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखिए और अपना बचत खाता चलाइए। और खाते ज़्यादा ना चलाइए, कम चलाइए, लेकिन प्रॉपर केवाईसी देकर चलाइए। धन्यवाद।